इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ड्यूल्स एट डेकोरम इस पोएम को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, अच्छे से समराइज किया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको पोएम अच्छे से समझ जाए। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज बिटवीन ओवन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्जर्स एंड ससून्स? दोस्तों, प्रीवियस चैप्टर रिटर्न फ्रॉम द स्वॉर्म इसके अंदर सिगफ्रीड ससून जिस तरह से आर्मी का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो डिस्क्रिप्शन और विल्फ्रेड ओवन ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट में जिस तरह से आर्मी के वापस जाने का डिस्क्रिप्शन देते हैं, इन दोनों में हमें साम्यता दिखाई देती है। जिस तरह से सिगफ्रीड ससून ने रिटर्न फ्रॉम स्वॉर्म में कहा था कि जब आर्मी वापस आ रही होती है तो सारे के सारे सैनिक नींद के अंदर चल रहे हैं और वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे फैटिग हो चुके, थक गए हैं, इतने थक गए हैं कि वो घोड़े के ऊपर ही सो रहे हैं और सोते सोते चल रहे हैं। उनको जब देख रहे हैं तो उनको ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने आर्मी ऑफ घोस्ट देख ली है। ठीक इसी तरह का डिस्क्रिप्शन हमें विल्फ्रेड ओवन की ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जहां पर वो कहते हैं कि जब आर्मी वापस कर रही थी तो वो ट्रज कर रही थी। ट्रज करने का मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ना। और वो ट्रज क्यों कर रही थी? क्योंकि वो हाफ अस्लीप थी, वो नींद के अंदर चल रहे थे। अपने जहां पे भी उनका कैंप था, जहां रहने का ठिकाना था, उसकी ओर वो सोते सोते धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और वो चलते हुए उसमें से कुछ लोग लंगड़ा रहे थे, कुछ लोग स्टम्बल कर रहे थे, लड़खड़ा जा रहे थे, लंगड़ा रहे थे। ऐसे में ये दोनों डिस्क्रिप्शन जब हम देखते हैं तो हमें इन दोनों में काफी साम्यता दिखाई देती है। हमें लगता है कि कुछ इसी तरह का माहौल या परिदृश्य ये युद्ध की रियलिटी है, युद्ध की सच्चाई है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट एक्सप्लोर द हॉरर ऑफ अ यंग सोल्जर्स डेथ? कमेंट ऑन द ड्रीम इमेजेस दैट द पोएट यूजेस। दोस्तों, इस पोएम के अंदर पोएट विल्फ्रेड ओवन हमें बताते हैं कि किस तरह से एक यंग सोल्जर गैस अटैक का शिकार बनता है। वो कहते हैं कि अचानक से किसी ने चिल्लाया गैस 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 कहते हुए, और जल्दी से अपने मास्क लगा लो। ऐसे में सब लोग कोशिश करते हैं अपने अपने मास्क लगाने की, लेकिन एक सैनिक होता है जो अपना मास्क समय से नहीं लगा पाता और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है। और वो देखते हैं कि वो फ्लाउंडर कर रहा है। फ्लाउंडर करने का मतलब होता है किसी आग के लपटों के बीच या पानी के बीच डूबते जाना, उसके अंदर घिरते जाना। तो वो उस गैस के अंदर घिरता चला जा रहा था। और बाद में वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपने ग्रीन मास्क में से देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे ग्रीन सी के अंदर वो डूबता चला जा रहा है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो जो गैस था वो कॉस्टिक सा गैस था। उसके बाद जब उस सैनिक को बाकी के सैनिक मिलकर एक वैगन के अंदर, एक वाहन के अंदर फेंक देते हैं, तब वो कहते हैं कि उसके गले में से खून बाहर आ रहा था, उसकी आंखें रेद कर रही थी, वहीं पे गोल गोल घूम रही थी, उसकी जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर सोर्स आ गए थे, बड़े बड़े ऐसे सोर्स, आप समझ सकते हो, तो सोर्स आ गए थे। तो इस तरह का वो अनुभव कहते हैं। बाद में वो कहते हैं कि कुछ इसी तरह से वो बार बार उनकी सपनों में आता है और वो सपनों में उसकी तरफ, उनकी तरफ यानी पोएट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, उनकी तरफ वो छलांग लगाता है। और जब वो उनकी नींद देखते हैं, उसे जब वो नींद में देखते हैं तो अक्सर उन्हें युद्ध की भयावहता के बारे में पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द राइटर यूजेस वी, देन आई एंड फाइनली यू। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस शिफ्ट? डज द यूज ऑफ माई फ्रेंड मेक द रीडर along with the politicians complicit in glorifying war? दोस्तों, ये इस चैप्टर का मेन थीम भी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि पोएम की शुरुआत में पोएट वी शब्द का उपयोग करते हैं, उसके बाद आई शब्द का प्रयोग करते हैं और बाद में यू शब्द का प्रयोग करते हैं। शुरुआत में पोएट युद्ध का परिदृश्य बता रहे हैं, जहां पे वी हमें कहता है हम का मतलब कई सारे सैनिक एक साथ वहां पे लड़ रहे हैं और सारे के सारे थके हारे लंगड़ाते हुए अपने कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें कलेक्टिव यूज देखने को मिलता है जब वो सबके बारे में पता चल रहे हैं। और उसके बाद आय शब्द का प्रयोग हमें तब देखने मिलता है जब वो अपने सपने के बारे में बताते हैं, जब सपने में वो नौजवान सैनिक आता है और वो सैनिक उनकी तरफ छलांग लगाता है। कहीं ना कहीं उन्हें हेल्पलेस सा महसूस होता है। उस वक्त वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल ट्रॉमा, उसको दर्शाने के लिए आई शब्द का प्रयोग करते हैं। और बाद में यू शब्द का प्रयोग वो डायरेक्टली रीडर से, यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं। उसी के साथ यू के साथ वो माय फ्रेंड शब्द का भी प्रयोग करते हैं
क्योंकि वो डायरेक्टली रीडर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने मैसेज को डायरेक्टली रीडर को पहुंचाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक अनुभव बताना चाहते हैं। साथ में इसी का एक सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जिसके अंदर वो कहते हैं जब वो माय फ्रेंड शब्द का उपयोग करते हैं तो रीडर के साथ साथ पॉलिटिशियंस को भी वो कॉम्प्लिसिट कर रहे हैं, उनको भी एक्यूज कर रहे हैं कि तुम लोग वॉर को ग्लोरीफाई मत करो, युद्ध को तुम बड़ा चढ़ाकर मत बताओ। युद्ध के अंदर जो लोग शहीद होते हैं, जो वीर गति पाते हैं, उस वीर गति को तुम एक स्वीट सी मौत, एक आनंददायी मौत, या फिर अपने देश के लिए मरना प्रॉपर है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, इस तरह से कहकर उसे ग्लोरीफाई मत करो। युद्ध को ग्लोरीफाई करने के अगेंस्ट उनको हिदायत देने के लिए वो डायरेक्टली माय फ्रेंड शब्द का उपयोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ओवन ऑफर्ड हिज रीडर्स द शॉकिंग ट्रूथ रेदर देन द ब्यूटी दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पोएट्री। दोस्तों, इस पोएम का जब हम टाइटल पढ़ते हैं तो टाइटल है ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट, जिसका मतलब होता है इट इज स्वीट एंड प्रॉपर टू डाई फॉर योर कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए वीर गति पाना या शहीद होना, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा आनंद कोई और नहीं है, और यही आपकी ड्यूटी है। तो इस तरह से एक देश प्रेम वाला, एक पैट्रियोटिक टाइटल देखने के बाद रीडर की या हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये एक देश प्रेम जगाने वाली कविता है। लेकिन जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो उसके अंदर के इमेजेस बहुत ही भयानक है, और जब हम इस पोएम को कंप्लीटली पढ़ते हैं तो हम एंटी वॉर सोचने लगते हैं। शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक एनर्जी होती है, देश प्रेम वाली एनर्जी होती है, देश के लिए जान न्यौछावर करने वाली एनर्जी होती है, शहीद होने वाली एनर्जी होती है। लेकिन जब हम युद्ध की रियलिटी जानते हैं और ये समझ में आता है कि युद्ध में कोई मरता है तो कितनी भयानक मौत मरता है, तो उसके बाद हम युद्ध को ग्लोरीफाई नहीं समझते। युद्ध में मरना, इसको हम आनंददायी अनुभव के तौर पर बिल्कुल नहीं देख पाते। लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट द आयरॉनिक यूज ऑफ होरेस हेल्प्स द पोएट टू रिजेक्ट द आइडियाज ऑफ हीरोइज्म एंड पैट्रियटिज्म? हाउ डज ओवेन ensure that Horace words seem bitterly ironic? दोस्तों, होरेस के वर्ड ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट, इन शब्दों का प्रयोग कई सदियों से युद्ध को जाने वाले सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। लेकिन इस पोएम के अंदर जिस तरह से होरेस के इन वर्ड्स का उपयोग किया गया है वो कंप्लीटली आयरॉनिक समझ में आते हैं। क्योंकि अगर आप कहते हो कि वीर गति पाना और आपके देश के लिए मरना, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है, तो जिस तरह से यहाँ पे एक यंग सोल्जर की मौत का दृश्य हमें दिखाया गया है, उसमें हमें किसी भी प्रकार का आनंद महसूस नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी रूह कांप जाती है। अगली बार जब भी कभी वॉर के बारे में हम सुनते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये इमेज गहराई से हमारे दिमाग के अंदर रह जाएगी। ऐसे में होरेस के ये जो वर्ड है वो हमें आयरॉनिक महसूस होते हैं। ये पांचवा सवाल था। दोस्तों, इस पोएम के सारे सवाल अभी मैंने आपको समझा दिए हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसकी समरी भी कवर कर ली है। इसके बावजूद अगर आपके कुछ फीडबैक हो, आपके कुछ सुझाव हो, तो जरूर कमेंट कर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।